जय हिंद दोस्तों। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बढ़िया ढंग से कर रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं 5 जून का सेकेंड शिफ्ट में जो 40 क्वेश्चन हुए थे, एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे अगले वाले शिफ्ट में सभी को एक साथ आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यदि आप लोग पहला वीडियो नहीं देखें 5 जून का फर्स्ट शिफ्ट का, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जाकर देख लीजिए। और देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था। जैसे पूछा था, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई सर्वोच्च न्यायालय के कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ये पूछा था। इसके बाद पूछा था सूखी मिट्टी किसके कारण होती है, ठीक है, ये पूछा था। इसके बाद पूछा था इसमें से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, कोसी, गंडक, घाघरा या महानदी, ऑप्शन में दिया था। इसी के अनुसार पूछा था। और 1555 में शेरशाह सूरी को हराकर अफगान का साम्राज्य किसने खत्म किया, ये पूछा था। इसके बाद पूछा था ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को विनियमित करने के लिए किस अधिनियम को पारित किया था, ठीक है। इसके बाद पूछा था कि 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया, इसको पूछा था। और इसके बाद देखते हैं क्या पूछा था। इसके बाद पूछा था महानदी की कुल लंबाई कितनी है, महानदी की कुल लंबाई कितनी है, इसके बारे में पूछ दिया था। और इसके बाद पूछा है कौन सी नदी सिंधु का मुख्य स्रोत है, ये पूछा था। इसके बाद पूछा था कि केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा मार्च 2025 में भारत की ओलंपिक तैयारियों पर 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन कहाँ किया गया था, ये पूछा था। और इसके बाद क्या पूछा था, हु रॉट द बुक हेल्ड, मतलब हेल्ड बुक को किसने लिखा है, इसके बारे में पूछा था, ठीक है। इसके बाद पूछा है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी कहाँ पर महिलाओं की स्थिति पर आयोग CSW के 69वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व की, इसके बारे में पूछा था। और पूछा था मेन फंक्शन ऑफ CPU इन कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में CPU का मुख्य कार्य क्या है, इसके बारे में पूछा था। और पूछा था कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम OS, इसका मतलब क्या है, इसके बारे में पूछा था, ठीक है। और भारत और चीन के बीच यात्री उड़ानें किस वर्ष निलंबित कर दिया गया था, ये पूछा है। और पूछा था कि जनवरी 2025 डाटा के अनुसार युवा स्किल डेवलपमेंट स्कीम के तहत कितने युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया, ठीक है, इसके बारे में पूछा था। और बिहार राज्य के प्रेमी द्वारा कौन सा नृत्य किया गया, ये पूछा था। इसी तरह से पूछा था चित्रकला, सौरा चित्रकला किस राज्य में पाई जाती है, इसके बारे में पूछा था। पेनिसिलिन की खोज किसके लिए किया गया था, इसके बारे में पूछा गया था। और पूछा था ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि पर निर्भर है, इसके बारे में पूछा था, ठीक है। और पूछा था कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ ALT + F2, ये जो फंक्शन की होती हैं कीबोर्ड में, उसके बारे में पूछा कि इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, कंप्यूटर वाला में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ALT + F2 दबाने में सेव एस विंडो खुल जाती है, जिससे आप सभी वर्तमान फाइल को किसी अलग नाम से या अलग फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। और क्या पूछा था मेन्डेलीव की आवर्त सारणी किस आधार पर व्यवस्थित की गई है, इसके बारे में पूछा था। और 1530 में किस मुगल शासक ने सब कुछ खत्म करके एक अच्छा साम्राज्य अपने सुपुत्रों को सौंप दिया था और मर गया था, इसके बारे में। स्मार्ट सिटी परियोजना से कितनी प्रतिशत बजट कम हुआ है, ये पूछा था। और ये पूछा है कि जल जीवन योजना द्वारा ग्रामीण कवरेज का कितना प्रतिशत हासिल किया गया। इसके बाद पूछा है कि बेदरा के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था, ठीक है। तो आइए इन क्वेश्चनों को बारी बारी से, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों को पूछा है कि न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई सर्वोच्च न्यायालय के कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का। तो 14 मई 2025 को भारत के 92वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला। तो ये क्या है, जो सर्वोच्च न्यायालय के रामकृष्ण गवई जो हैं, इन्होंने पदभार कब संभाला, 14 मई 2025 को भारत के 92वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में।
52 यानी कि 52वें। तो इसमें क्या है, संभाला और 23 नवंबर 2025 तक पद पर रहेंगे। 23 नवंबर 2025 तक रहेंगे, ठीक है। 51वां जो मुख्याधीश थे वो कौन से, संजीव खन्ना। 11/11/2024 से 13/5/2025 तक ये रहे, ठीक है। इसके बाद पहला हरिलाल जी की सूरदास कानिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन और अधिकार क्षेत्र का विस्तार से वर्णन किया गया है। यानी कि अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक जो होता है सर्वोच्च न्यायालय के गठन और अधिकार क्षेत्र के बारे में बात की गई है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे दिया है कि सूखी मिट्टी किसके कारण होती है। ड्राई सॉइल इज ड्यू टू व्हाट। तो देख लेते हैं इसके बारे में। मिट्टी के छिद्रों और रिक्त स्थानों में उपलब्ध पानी की कमी के कारण मिट्टी सूखी होती है। यह कई कारणों के कारण हो सकता है, जिनमें शामिल है लो प्रेसिपिटेशन है और कम वर्षा, यानी कि कम वर्षा इसमें शामिल है। हाई इवापोरेशन है। उच्च वाष्पोत्सर्जन। इसके अतिरिक्त उच्च लवण सांद्रता या खराब वायु संचार भी भौतिक रूप से शुष्क मिट्टी का कारण बन जाता है। यानी कि इसका कारण क्या हो जाता है, कम वर्षा और शुष्क वाष्पोत्सर्जन। इसके अतिरिक्त उच्च लवण सांद्रता या खराब वायु संचार भी भौतिक रूप से शुष्क मिट्टी के कारण बन जाते हैं। इसके बाद देख लेते हैं जो क्वेश्चन पूछा था, इसमें से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कोसी, गंडक, घाघरा या महानदी। तो कौन सी है, महानदी। तो इसके बारे में और देख लेते हैं। महानदी। गंगा की सहायक नदियाँ दायां तट पर, मतलब गंगा की दायां तट पर सहायक नदियाँ और बाएं तट पे। तो दाएं तट पर क्या है, यमुना, चंबल, बेतवा, सोन, केन। कौन कौन है, यमुना, चंबल, बेतवा, केन, सोन। जैसे गंगा ये है तो इसके दाएं छोर वाले पूछा है, तो कौन से दाएं छोर पे हो जाएगा, यमुना, चंबल, बेतवा, सोन, केन। और गंडक की बाएं छोर पे जो होंगे रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है। महानंदा, गोमती, सरयू, यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो हिमालय की बंदरपुर चोटी के पास यमुनोत्री हिमखंड से निकलती है। क्या है, गंगा की मतलब बाएं तट पर जो मिलती हैं नदियाँ वो क्या है, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा और गोमती, सरयू। इसमें दिया है कि यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसको आप लोगों को कोई पूछ लेगा कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो कौन है, यमुना, जो हिमालय की बंदरपुर चोटी के पास यमुनोत्री हिमखंड से निकलती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कुछ प्रमुख नदियाँ कौन सी है, ब्रह्मपुत्रा है, गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा, कावेरी, पद्मा, हुगली, यमुना, इरावती, बराक, सुरमा और मेघना। अब देखिए यहाँ पे अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, तापी, सिंधु, नर्मदा, माही, साबरमती, पेरियार, क्या है, शरावती, ज्वारी, मांडवी और पूर्णा शामिल हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के नाम लिखिए और अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम लिखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको बहुत बढ़िया से पढ़ लीजिए। और पूछा है, जैसे पूछा है 1555 में शेष अशूरी को हराकर अफगान का साम्राज्य किसने खत्म किया। तो देख लेते हैं। शेष अशूरी ने 1539 में चौसा की लड़ाई में हुमायूं को हराया और अपना अफगान साम्राज्य स्थापित किया। तो शेष अशूरी ने 1539 में चौसा की जो लड़ाई हुई थी उसमें हुमायूं को हराया और अफगान साम्राज्य की स्थापना किया, ठीक है। हुमायूं ने 1540 ईस्वी में कनौज की लड़ाई में शेर शाह सूरी से हारने के बाद अपना साम्राज्य खो दिया और भारत छोड़ दिया। जब दूसरी बार 1540 में कनौज की लड़ाई हुई तो शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया और ये हार जाने के बाद हुमायूं ने साम्राज्य को छोड़ दिया, ठीक है, भारत छोड़कर कहीं चला गया। इसके बाद क्या है, हालांकि हुमायूं ने 1555 में ईरान से वापस आकर शेर शाह के अधिकारियों को हराया और दिल्ली तथा आगरा पर फिर से अधिकार कर लिया। यानी कि जब ईरान गया था 1555 में तो वापस आया 1555 में और वापस आकर फिर शेर शाह सूरी के जो अधिकारी हों उनको हराकर दिल्ली तथा आगरा पर फिर से अधिकार कर लिया, ठीक है। इस तरह हुमायूं ने शेर शाह के द्वारा स्थापित अफगान साम्राज्य को समाप्त किया और मुगल साम्राज्य की पुनः निवृत्ति, यानी कि हुमायूं जो है 2 बार शासन किया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं
अब दिया है कि ब्रिटिश संसद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को विनियमित करने के लिए किस अधिनियम को पारित किया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसका उद्देश्य कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश नियंत्रण को बढ़ाना था। भारत सरकार अधिनियम 1858 से 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत को ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया। यह अधिनियम 1858 में पारित कर दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935, यह अधिनियम 1935 में पारित किया गया और इसने भारत में एक संघीय सरकार स्थापित की जिसमें प्रांतीय और संघीय विधानसभाएं शामिल थीं। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आप लोगों के दोस्तों का अगले शिफ्ट में पेपर है तो उनको शेयर कीजिए, जिससे वो अपना इसको रिवाइज कर एक अनुमान लगा लें कि ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है। चलिए ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आगे देखते हैं। 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। क्या इसमें यह अधिनियम, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जाता है, जो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो पहले महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है उसको क्या किया गया है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। 2023 में पारित किया गया था और इसका उद्देश्य इन विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना था। ठीक है, विधानसभा में महिलाओं को जो होती है उनकी संख्या बढ़ाना था। ठीक है, इसका नाम जो रखा गया था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। 2023 के तहत लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। यह आरक्षण लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में अनुसूचित जाति SSC और अनुसूचित जनजाति ST के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होता है। ठीक है, इसके बाद यह 104वां संविधान संशोधन 2020 में पारित हुआ था और इसका उद्देश्य लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों का 10 साल तक बढ़ाना था। ठीक है, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। और आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, महानदी की कुल लंबाई कितनी है? महानदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई 900 किलोमीटर या 560 मील है। ठीक है, इस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से होता है। यह नदी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा राज्यों से होकर बहती है। सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध इसी नदी पे है। कभी पूछता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पे है, तो हीराकुंड बांध कहाँ है? महानदी। महानदी हीराकुंड बांध। हीरा क्या है? सबसे क्रिस्टल रूप है और कहाँ? बहुत महान। इसको याद कर लीजिए। तो हीराकुंड बांध कहाँ है? महानदी पे है। महानदी की प्रमुख सहायक नदियाँ क्या हैं? शिवनाथ, जोग, सहदेव, मंड, ईब, ओघ, तेल, ये सब क्या हैं? उसकी सहायक नदियाँ हैं। आगे देख लेते हैं। दिया कि कौन सी नदी सिंधु का मुख्य स्रोत है? मतलब सिंधु नदी का मुख्य स्रोत कौन सी नदी है? तो सिंधु नदी का मुख्य स्रोत तिब्बत में मानसरोवर झील के पास बोखार-चू ग्लेशियर है। यह ग्लेशियर कैलाश पर्वत श्रृंखला के उत्तरी ढलान पर स्थित है। तिब्बत में इसे क्या बोला जाता है? तिब्बत में इसे सिंघी, खम्बन या शेर का मुंह भी कहा जाता है। ठीक है, नदी की कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ क्या हैं? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इसके हैं सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। ठीक है, इसको बहुत बढ़िया से याद कर लीजिए। आगे देखते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा मार्च 2025 में भारत की ओलंपिक तैयारी पर 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में। ठीक है, 2 दिवसीय सत्र हैदराबाद में किया गया है। ठीक है, इतना याद रखिए। अब क्वेश्चन को थोड़ा तेज़ी से करते हैं। Who wrote the book Hell? मतलब हेल नाम की जो बुक है उसको किसने लिखा था? तो हेल लेखक और कवि एनी माइकल्स द्वारा 2023 में लिखा गया था। कौन सा है? हेल जो है, हेल लेखक और कवि ये दोनों हैं।
किसके द्वारा लिखा? माइकल्स लेखक और कवि दोनों हैं, इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, 2023 में लिखे थे। एक यह उपन्यास है, ठीक है, जिसे पेंगुइन रैंडम हाउस की सहायक कंपनी नोएप द्वारा प्रकाशित किया गया है। आगे देखते हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी कहाँ पर महिलाओं की स्थिति का आयोग CWD के 69वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 10 मार्च 2025 से शुरू होने वाला यह सत्र लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण प्राप्त करने में वैश्विक प्रगति पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो बीजिंग घोषणा और कार्रवाई मंच की 30वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाता है। इसके बाद कंप्यूटर में CPU का मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर में CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब इसका फुल फॉर्म में जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य कार्य निर्देशों को निष्पादित करना और डेटा पर प्रक्रिया करना। यह कंप्यूटर का मस्तिष्क है जो सॉफ्टवेयर निर्देशों की व्याख्या करता है और गणना करता है, जिससे कंप्यूटर को कार्य करने की अनुमति मिलती है। तो क्या करता है? पहले तो CPU से 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं। पहले पूछेगा कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको बोला जाता है, तो CPU का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, आगे देख लीजिए। क्या है? द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ ए ऑपरेटिंग सिस्टम OS इज। तो देखते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम OS का प्राथमिक कार्य कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना और कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए सामान्य सेवाएं प्रदान करना है। ठीक है। भारत और चीन के बीच यात्री उड़ानें किस वर्ष निलंबित कर दिया गया था? तो भारत और चीन के बीच यात्री उड़ानें जून 2020 में लद्दाख के गलवान घाटी में हुए घातक झड़प के बाद निलंबित कर दी गई थी। इस झड़प में कम से कम 20 भारतीय सैनिक और 4 चीनी सैनिक मारे गए थे। इस घटना के बाद भारत ने चीनी निवेश और प्रतिबंधित कर दिया था। कई दिनों ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और यात्री उड़ानों को निलंबित कर दिया गया था, हालांकि कार्गो सेवाओं को बनाए रखा गया था। ठीक है। इस तरह जनवरी 2025 डाटा के अनुसार युवा स्किल डेवलपमेंट स्कीम के तहत कितने युवाओं का प्रशिक्षण किया गया है? तो 1 जनवरी 2025 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार RSETI सहित विभिन्न कौशल विकास योजना के तहत कुल 54,03,231 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है। ठीक है। कौशल भारत मिशन का लक्ष्य भारत में 40 करोड़ यानी कि 400 मिलियन लोगों को विभिन्न कौशल में कुशल बनाना है। और देखते हैं कि बिहार राज्य के प्रेमी द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। ठीक है, जटजटी नृत्य बिहार का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, जिसे पुरुष और महिलाओं की जोड़ी द्वारा किया जाता है। अक्सर प्रेम और वियोग के विषयों को दर्शाता है। यह अपने जीवंत वातावरण के लिए जाना जाता है और विशेष रूप से उत्तर बिहार के मिथिला और कोशी क्षेत्रों में लोकप्रिय है। यह नृत्य अक्सर मानसून के मौसम की चांदनी रातों में किया जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को पूछ रहा है। देखिए अब क्या पूछा है, सौरा चित्रकला किस राज्य में पाई जाती है? पूछा है कि सौरा चित्रकला किस राज्य में पाई जाती है। तो कौन सा राज्य में पाई जाती है? सौरा चित्रकला जो कि दीवार भित्ति चित्रों की एक शैली है, उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। तो कहाँ सौरा जो चित्रकला है उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। ये दीवार भित्ति चित्र है, मतलब दीवार पर चित्र बनाया जाता है। ठीक है, यह चित्रकला मुख्य रूप से उड़ीसा की सौरा जनजाति द्वारा बनाई जाती है। सौरा चित्रकला है तो क्या सौरा जनजाति द्वारा बनाई जाती है। कहाँ बनाई जाती है? उड़ीसा में। आगे देख लीजिए, पेनिसिलिन की खोज किसके लिए किया गया था? ठीक है, पेनिसिलिन की खोज कब किया गया था? 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। तो पेनिसिलिन की खोज 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई थी। उन्होंने एक पेट्री डिश पर फफूंदी को देखा तो स्टेफिलोकोकस क्या है, इसको हटाना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ, तो क्या कहते हैं, कहाँ देखे थे? इन्होंने एक पेट्री डिश पर फफूंदी को देखा जो स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक रही थी। फ्लेमिंग ने फफूंद के अर्क का अध्ययन किया और पाया कि यह बैक्टीरिया को मार सकता है, जिसे उन्होंने पेनिसिलिन नाम दिया। ठीक है, इसके बाद क्या पता चलता है, ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि पर निर्भर है। तो ये सर्वेक्षण कब किया गया है? सर्वेक्षण में कहा गया है कि देश की 65% आबादी 2021 के आंकड़े ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और 47% आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। देखो 65% आबादी क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और उसमें जो है 47% आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय देश की लगभग 75% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी।
1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय की बात है कि उसमें 75% जो जनसंख्या थी वो कृषि पर निर्भर थी। तो आगे देख लेते हैं, व्हाट इज़ द यूज ऑफ ALT प्लस F2 का क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इस दबाने पर इसको जो है ALT प्लस F2 को दबाने पर क्या होगा, सेव एज विंडो खुल जाती है, जिसमें आप अपनी फाइल को किसी अलग नाम से या अलग फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। ठीक है। मेंडेलीव की आवर्त सारणी किस आधार पर व्यवस्थित की गई है। मेंडेलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। 1869 में दिमित्री किस पर आधारित है, इसको ध्यान रखिएगा। मेंडेलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। कितना, परमाणु द्रव्यमान पर। ठीक है, इसको विशेष ध्यान दीजिए। और 1869 में दिमित्री मेंडेलीव ने बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित 63 तत्वों को शामिल किया था। तो मेंडेलीव की जो आवर्त सारणी थी उसमें कितने 63 तत्वों को शामिल किया था, और क्या हुआ था, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। ये क्या है, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी, और जो आधुनिक है परमाणु संख्या पर आधारित है। ठीक है। हेनरी मोसले ने 1913 में किया था। आधुनिक आवर्त सारणी का परमाणु संख्या के आधार पर 1913 में उसका प्रयोग हेनरी मोसले ने किया। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह हैं और 7 आवर्त हैं। ठीक है, इतना याद रखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1530 में किस मुगल शासक ने सब कुछ खत्म करके एक अच्छा साम्राज्य अपने पुत्रों को सौंप दिया था और मर गया। कौन था, बाबर। 1930 में बाबर मर गया और अपने पुत्रों को सब तक सौंप दिया था। ठीक है। स्मार्ट सिटी परियोजना से कितना % बजट कम हुआ है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश करते समय यह नोट किया कि केंद्र सरकार की मुख्य योजनाओं, विशेष रूप से अटल कल्याण, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन, अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन के लिए बजटीय आवंटन में लगभग 21% की कमी देखा गया है। ठीक है। जल जीवन योजना द्वारा ग्रामीण कवरेज का कितना % शामिल किया गया है। तो 1 फरवरी 2025 तक जल जीवन मिशन JJM ने 12.20 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों को सफलतापूर्वक नल जल कनेक्शन प्रदान किए हैं, जिसमें कुल कवरेज 15.44 करोड़ से अधिक परिवारों तक पहुंच गई है, और भारत के सभी ग्रामीण परिवारों में का 79.74% है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला पूछा था, बेदरा के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था। तो बेदरा का विदर्भ की लड़ाई नवंबर 1759 ईस्वी में लड़ी गई थी। यह लड़ाई अंग्रेज़ों और डचों के बीच लड़ी गई। बेदरा के युद्ध में अंग्रेज़ों ने डचों को हराया था। इस युद्ध ने अंग्रेज़ों को बंगाल में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में मदद की। ठीक है। बेदरा के युद्ध 1759 के समय मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय था। ये भी पूछ सकता है कि बेदरा के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था। तो मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय था। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उन लोगों का अगला शिफ्ट में पेपर है तो इसको देखकर एक अनुमान लगा लें कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं।